बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसको लोग बाहुबली और माफिया नहीं बल्कि डॉन कहते हैं, जिसने पैर छूकर दुश्मन को गोली मारी, कभी बन गया था अतीक से भी ज्यादा खतरनाक, जिसने पूर्वांचल में पहली बार AK-47 से अपराध को दिया था अंजाम, जिस पर एक समय में 106 मामले दर्ज थे, जिसने पिता के हत्यारे को मौत के घाट उतार कर रखा था जरायम की दुनिया में कदम। हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह। पूर्वांचल के बाहुबलियों की बात करें तो ब्रजेश सिंह का नाम लिए बगैर ये लिस्ट अधूरी रहती है। ब्रजेश वाराणसी से MLC रह चुके हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वर्तमान में वाराणसी से ही MLC हैं और उनके भतीजे सुशील सिंह भी विधायक हैं। ब्रजेश सिंह ने जब अपराध की दुनिया में एंट्री की थी तो वो काफी फिल्मी थी। ब्रजेश सिंह का जन्म वाराणसी के धौरहरा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम रविंद्र सिंह था। 80 के दशक में ब्रजेंद्र की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के UP कॉलेज से हुई, जहां ब्रजेश BSc की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ब्रजेश सिंह कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय 1984 में सिंचाई विभाग में काम करने वाले उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह का गांव के ही पांचू से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने पढ़ाई छोड़ी और हथियार उठा लिया। ब्रजेश की उम्र तब 20-21 साल की थी। ब्रजेश का सामना अपराध की दुनिया से हुआ। 1985 में ब्रजेश सिंह एक शॉल लेकर गाँव के अपने दुश्मन पांचू के घर पहुंचे। पांचू के पिता घर के बाहर बैठे थे। झुककर उनके पैर छुए, शॉल उड़ाया और अगले ही पल गन निकालकर पांचू के पिता को छलनी कर दिया। ये हत्या करने का एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल था। इसके बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गए। उनके ऊपर पहले हत्या का मामला दर्ज किया गया। फिर क्राइम की लिस्ट ब्रजेश सिंह की यही नहीं रुकी। 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक भयंकर हत्याकांड हुआ। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 6 लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वो लोग भी ब्रजेश के पिता की हत्या में शामिल थे। फरार ब्रजेश ने रामचंद्र पर AK-47 से गोलियां बरसा दी। AK-47 के इस्तेमाल ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये पूरे प्रदेश के लिए चौंकाने वाला मामला था। रामचंद्र यादव की हत्या के बाद अब जब ब्रजेश का बदला पूरा हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन उसका सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलने लगा था। ब्रजेश सिंह को जब अपनी ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी दोस्ती त्रिभुवन सिंह से हुई, जो साहिब सिंह गैंग का सदस्य था। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में साहिब सिंह और मजनू सिंह 2 गैंग सक्रिय थे, जो हर तरह के अपराध, ठेकेदारी, हत्या वगैरह को अंजाम देते थे। त्रिभुवन ने ब्रजेश को साहिब सिंह गैंग में शामिल करवाया। ब्रजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में अपना पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। वहीं त्रिभुवन भी अपराध की दुनिया में इसीलिए कदम रख चुका था क्योंकि उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई थी। त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, और इस हत्या में नाम सामने आया था मजनू गैंग का। उसके सदस्य मुख्तार अंसारी और साधु सिंह थे। मुख्तार और साधु उस वक्त मजनू गैंग के सबसे बड़े नाम हुआ करते थे। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया। कुछ ही दिन बाद त्रिभुवन के भाई की भी हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश और त्रिभुवन ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर में एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। फिर 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने बिहार, झारखंड का रुख कर लिया, जहां धनबाद के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में भी नामजद हुआ। ब्रजेश सिंह ने 1992 की एक रात JJ अस्पताल में घुसकर बेड पर पड़े शैलेश हलधरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हलधरकर मुंबई के अरुण गवली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस हत्याकांड में मुंबई पुलिस के 2 हवलदार मारे गए थे। JJ अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रजेश पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले ने ब्रजेश को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ साधु सिंह की हत्या के बाद साधु के गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई थी। वो पहले से ही ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। यहाँ भले ही राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुख्तार अंसारी गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। 2000 के दशक में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ब्रजेश सिंह पर अब तक चल रहे बड़े मामलों में 2001 का गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड भी है। ब्रजेश और मुख्तार की सीधी गैंग वॉर में
में 2 लोगों की हत्या हो गई थी और मुख्तार घायल हुए थे। घटना के बाद ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए मुख्तार ने उनकी गाड़ी के काफिले पर अचानक हुए हमले और उनके गनर की हत्या के लिए सीधे ब्रजेश को आरोपी बताया। इस घटना के बाद ब्रजेश काफी साल तक फरार रहे। इस बीच आम लोगों में उनकी हत्या की खबर भी उड़ती रही और वो भुवनेश्वर में अरुण कुमार बनकर रहते रहे। 2008 में यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार किया और उन पर इकट्ठा हुए 20 मुकदमों की सुनवाई उसके बाद देश की अदालतों में शुरू हो गई। 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर भी ब्रजेश का नाम सामने आया। साथ ही ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार गैंग इससे भी आगे निकल चुका था और उसने विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद ब्रजेश सिंह को यूपी छोड़कर फरार होना पड़ा। उसका गैंग कमजोर पड़ गया। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद तो कई बार ब्रजेश की हत्या की अफवाहें भी उड़ाई गईं। पुलिस के पास भी कई सालों तक ब्रजेश का कोई नया फोटो नहीं था। ऐसे में कहा गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। फिर 3 साल बाद यानी कि 2008 में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उसे गिरफ्तार किया था। मगर इन सब के बाद साल 2015 के बाद यूपी में एमएलसी के चुनाव के दौरान माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। साल 2016 में दिए गए चुनावी शपथ पत्र में ब्रजेश सिंह ने अपने ऊपर 11 मुकदमों की बात कबूल की थी। हालांकि इसके बाद साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ब्रजेश ने भारतीय समाजवादी पार्टी के सैयदा राजा विधानसभा यानी कि चंदौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ब्रजेश को हार का सामना करना पड़ा। अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या के मामले में ब्रजेश सिंह पर 32 साल तक मुकदमा चला। उन पर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या में भी शामिल होने का आरोप था। घटना में चश्मदीद गवाह होने के बावजूद गवाहों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दिया। 32 साल बाद 2018 में स्थानीय अदालत ने ब्रजेश को इस मामले में बरी कर दिया। अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश पर मकोका, टाडा, इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया, जिसमें हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के तमाम मुकदमे लग चुके थे। 2008 में गिरफ्तार हुए ब्रजेश के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। ब्रजेश के खिलाफ हत्या के मामले हो या दूसरे और कोई केसेस, ज्यादातर में गवाह पलट गए। धीरे धीरे मुकदमों में ब्रजेश को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ब्रजेश सिंह को 13 साल जेल में गुजारने के बाद बेल मिल गई। ब्रजेश के परिवार का 25 साल से वाराणसी की एमएलसी सीट पर कब्जा है। ब्रजेश के बड़े भाई उदय भान सिंह 1998 और 2004 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर एमएलसी बने। 2010 में उदय भान की मौत के बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बीएसपी के टिकट पर यहां से एमएलसी बनी। साल 2016 में जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने वाराणसी एमएलसी सीट से निर्विरोध चुनाव जीता था। इस चुनाव में उनके खिलाफ किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। इसके बाद 2022 में उन्होंने जेल में रहते हुए ही बीजेपी कैंडिडेट को हराकर अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को वाराणसी सीट से एमएलसी बनवा दिया। ब्रजेश सिंह की पत्नी एमएलसी हैं तो उनका भतीजा सुशील सिंह 2007 के बाद से लगातार चौथी बार बीजेपी से विधायक रहा। सुशील 2017 और 2012 में चंदौली की धन्नापुर और 2017 और 2022 में सैयदा राजा सीट से विधायक चुना जा चुका है। आज के वीडियो में इतना ही। बाहुबली के इस एपिसोड पर, इस चैप्टर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।